हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम है एग्जामपुर, कलम से क्रांति। और आज की वो बात करते हैं तो विशेषता आप भी जानते हैं, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल, यूपी रेडियो ऑपरेटर और साथ ही साथ यूपी वीडियो और लगे थे आपके वन रक्षी का जो पेपर लगा हुआ, उन सारी परीक्षाओं को आधारित करते हुए ये यूपी जीके वाला जो सेक्शन होता है, जिसकी शुरुआत रोज रात 9 बजे होती है, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास में जुड़ जाएं और इस क्लास को लाइक करते हुए शेयर भी कर दे, ताकि आपके दोस्तों, मित्रों और मित्रों के पास ये क्लास पूरी तरीके से पहुंच जाए और उन्हें एक समुचित जानकारी मिले कि यूपी जीके वाली क्लास जो कि रात के 9 बजे चलती है, वो आपकी शुरू हो चुकी है। तो भटकाव नहीं लेना है, बस केवल मंजिल को प्राप्त करना है, इसी बिंदु के साथ कि बागदेवी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बरकरार रहे। इसी बिंदु के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपी विशाला अच्छी विद्या देही नमोस्तुते। बागदेवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। इसी बिंदु के साथ ध्यान रखिएगा कि लोगों ने कई कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की। आप भी जानते हैं, जो आपके चारों तरफ लोग रहते हैं, उनका एक ही काम होता है कि किस तरीके से भैरवा का पैर खींचे, जिससे ये क्या हो, अपने रास्ते को छोड़ करके जो इसने रास्ता चयनित किया है, जो एक तरीके से आपने सुना भी होगा कि जैसे हम मंजिल प्राप्त करने की बात करते हैं तो काफी कठिनाइयां होती हैं। तो लोग बताते तुम्हारे घर से पैसा नहीं आ रहा है, किताब नहीं खरीद पा रहे हो, परीक्षा ना हो रही है, सरकारी एग्जाम ना करा रही है, वैकेंसी ना आ रही है, मतलब दुनिया भर की बात आपको समझाते रहते हैं कि किसी तरीके से अंततः क्या करिए, आप अपनी चीजों को खत्म कर दीजिए। जो आपने स्वप्न पाला है, जो आपके मम्मी पापा ने स्वप्न पाला है आपको सफल बनाने का, उस स्वप्न को क्या करिए, चकनाचूर कर दीजिए। और इसी कारण से लोगों की जब बात करते हैं तो लोग यही काम करते हैं, कोशिश करते हैं मुझे मिट्टी में दबाने की। मिट्टी में दबाना इन द सेंस पूरी तरीके से आपको नस्ता नाबूद करना। तो कह रहा है कि लोगों ने कई बार कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूं। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि मैं बीज हूं, मेरी आदत है बार बार उग जाने की। तो बीज की एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, बीज में सबसे बड़ी क्या होती है कि उसके अंदर प्रोडक्टिविटी होती है। और इसी कारण से शायद बीज की जब बात करें, उसके अंदर उत्पादकता होने के नाते ही शायद बीज क्या होती है, हमेशा आपने देखा होगा जितनी बार मिट्टी में डाला जाता है वो उग जाता है। और यही क्वालिटी आपकी होती है, यही क्वालिटी स्टूडेंट का होता है कि लोग उसे गिराना चाहते हैं। स्टूडेंट की जब बात करें, हम लोगों की जब बात करें, तो लोग क्या करते हैं, हमें दबाना चाहते हैं। लेकिन हमारी क्वालिटी की जब बात करते हैं तो हमारी क्वालिटी तो एक सीड की तरीके से है, एक बीज की तरीके से है, जहां पे हम अपने मनोबल को इस तरीके से मजबूत रखते हैं कि कितनी भी बाधाएं आएंगी, कितनी भी हमारी स्ट्रगल लाइफ की बात करें, या फिर कितने हमारे पास ऐसे उतार चढ़ाव वाले दिन आएंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, एक नए और नेक नए जुनून के साथ उस नए अध्याय को रचने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो इस कारण से ध्यान रखिएगा, अपने आप को एक बीज समझिएगा, जिसमें हमेशा वही क्वालिटी होती है कि रोज नए पौधे को जन्म दे। कोई भी विपरीत परिस्थिति आपके ऊपर हावी ना हो, इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। चलिएगा आज के बिंदुओं की शुरुआत करें तो परचम बैच आप भी जानते हैं कि 50% डिस्काउंट के साथ आज तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जो कि 1300 का कोर्स अब केवल आपको कितने में, 650 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते ही कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो अयोध्या मंडल है, क्या करा है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये जो अयोध्या मंडल है, इस अयोध्या मंडल के अंतर्गत जिलों की जब बात करें तो कुल कितने जिले इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, अयोध्या मंडल की जब बात करते हैं तो अयोध्या मंडल में कुल कितने आपके जिले सम्मिलित हैं, 6, 4, 5 या फिर 3? उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल की जब बात करें तो यहां पे जिलों की संख्या कुल कितनी हो जाती है। ठीक है, और जिलों की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं अलग अलग मंडलों को लेकर के इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि अपने उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश में मंडल या संभाग की जब बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 18 है। कितनी है, 18। जब देखा जाए तो 18 मंडल या संभाग की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या कुल 18 हो जाती है, जिसमें हमने नवीनतम बताया था अलीगढ़ मंडल की जब बात करते हैं तो अलीगढ़ मंडल नवीनतम मंडल बना था, जो कि सन 2008 में बना था। ठीक है, इन 18 मंडल की जब बात करती है तो इसमें अयोध्या मंडल जो है, इसमें आपके 5 जिले हो जाते हैं। अब एक आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि आखिर जब हम अयोध्या मंडल की बात करें तो इस अयोध्या मंडल के अंतर्गत जो जिले या जो संदर्भित बिंदु आपको देख मिलते हैं वो किस प्रकार से हैं।
तो 1 मिनट के लिए आपको रोकेंगे यहाँ पे। मैप के सहारे हम देख ले तो काफी अच्छा रहेगा कि अयोध्या के अंतर्गत कौन-कौन से मंडल आपके प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो अयोध्या की अगर बात करते हैं कायदे से, तो अयोध्या कहाँ पे स्थित है? अयोध्या तो हमें नहीं पता है कहाँ पे स्थित है, लेकिन हाँ, ये जरूर पता है कि ये वाला क्षेत्र क्या होता है, अयोध्या के अंतर्गत आता है। तो जिलों की संख्या कौन-कौन सी होती है? तो एक तो प्रमुख रूप से आपकी बाराबंकी की जब बात करें तो बाराबंकी इसमें है। दूसरा आपका यही आपके अयोध्या के साथ लगा हुआ जिला आपका फैजाबाद। फैजाबाद के अलावा देखा जाए तो आपका अंबेडकर नगर क्या होता है? अंबेडकर नगर की जब बात करते हैं तो ये हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा अमेठी। अमेठी की जब बात करते हैं तो अमेठी भी इसी में सम्मिलित है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका सुल्तानपुर, ठीक है? सुल्तानपुर। तो ये आपके 5 ऐसे जिले हो जाते हैं जो आपके अयोध्या मंडल में सम्मिलित है। कौन-कौन से? अमेठी, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर। इन 5 जिलों की जब बात करते हैं तो ये आपके अयोध्या मंडल में सम्मिलित होते हैं, खास करके 5 जिलों के रूप में। हालांकि आज जब हम फैजाबाद की बात करते हैं तो फैजाबाद का नाम चेंज करके अब आपका अयोध्या कर दिया गया है। इस चीज को बखूबी ध्यान रखिएगा। और अयोध्या जो स्थित है वो आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। और कई बार हमने चर्चा किया है सरयू नदी के अंतर्गत रामायण क्रूज का नाम किसका? रामायण क्रूज की जब बात करते हैं तो रामायण क्रूज इसी के ऊपर चलाया जाएगा। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा भगवान राम के नाम से एक आपका संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित होगा, जो कि हमारे प्रदेश का क्या होगा? एक निजी विश्वविद्यालय होगा, अर्थात प्राइवेट विश्वविद्यालय होगा, जहां पे वेद वेदांग और राम के बारे में प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। आपके प्रदेश के अंतर्गत आपके प्रदेश का बनने वाला जो 5वां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा वो भी आपके अयोध्या के अंतर्गत ही स्थापित किया जाएगा, ठीक है? बाकी ध्यान रखिएगा अयोध्या की जब बात करते हैं तो आप बड़े स्तर पे जानते हैं कनक भवन यहां से संबंधित होता है। और जैन धर्म की जब बात करते हैं तो जैन धर्म के क्रम में 5 धर्मों के संदर्भ में 5 तीर्थंकरों की जब बात करें तो 5 तीर्थंकरों का जन्म यहां पे आपको देखने को मिलता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहीं पर आपने सुना होगा अयोध्या अभिलेख। क्या सुना होगा? अयोध्या अभिलेख की जब बात करते हैं तो अयोध्या अभिलेख भी यहीं पर आपको देखने मिलता है, जहां पे खास करके धनदेव के द्वारा क्या किया गया? इस अभिलेख को बनवाया गया है। और ध्यान रखिएगा जब हम भरत की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको भरत कुंड देखने मिलता है। और इस भरत कुंड की जब बात करते हैं तो ये स्थित है आपके नंदीग्राम के अंतर्गत। भगवान की बात करें, क्योंकि भगवान जब आपके चले गए थे 14 वर्ष के जन्म आपके वनवास के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? भरत ने, भरत की जब बात करते हैं तो भरत की जब बात करें तो भरत ने क्या किया था? यहाँ पे अयोध्या महल से दूर रह करके अपना शासन प्रशासन किया था। तो नंदीग्राम की जब बात करते हैं तो वहां पे भरत का निवास स्थल था। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और रानी हो की जब बात करते हैं तो रानी हो खास करके हमारे यहाँ पे भगवान राम के वंशज के संबंध में आती है। और इनका जो विवाह हुआ था वो दक्षिण कोरिया में हुआ था। तो रानी हो के नाम से एक आपका स्मारक भी यहाँ पे आपका बनाया जा रहा है, ठीक है? तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये जो पहले लोकायुक्त थे उनका नाम क्या होता है, ठीक है? उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त क्या नाम होता है? एन भंडारी, बनारसी दास, विशंभर दयाल या फिर आपके संजय मिश्रा, ठीक है? तो लोकायुक्त, लोकायुक्त की अगर जो विशुद्ध हम बात करें तो आप भी जानते हैं लोकायुक्त मतलब एक ऐसा अधिकारी होता है जो विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की क्या करता है? जांच पड़ताल करता है। इसके लिए इसका गठन किया जाता है। जैसे आपने लोकपाल सुना था अन्ना आंदोलन का नाम, तो उसी तरीके से लोकायुक्त का भी संबंध होता है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी इसका गठन किया जाता है। और पहली बार जो आपके गठित किए गए वो आपके विशंभर दयाल थे। क्या नाम था? विशंभर दयाल की जब बात करते हैं तो ये आपके पहले लोकायुक्त होते हैं। ध्यान रखिएगा लोकायुक्त का कार्यकाल, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, क्योंकि पहले लोकायुक्त का कार्यकाल 6 साल था, लेकिन इसमें 2 वर्ष का क्या किया गया? इनके कार्यकाल में वृद्धि की गई। तो इस कारण से अब लोकायुक्त का कार्यकाल 8 साल का होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि लोकायुक्त का कार्यकाल कितने साल का? तो ये आपका 8 साल का होता है। और यहीं पर अगर जो हम वर्तमान लोकायुक्त की बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? तो आप भी जानते हैं न्यायमूर्ति संजय मिश्रा की जब बात करें तो संजय मिश्रा वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कुल गन्ना विकास परिषद क्या कराए? कुल गन्ना विकास परिषद की जब बात करते हैं तो ये आपको कितनी देखने को मिलती है? क्योंकि जहां पे गन्ना का उत्पादन किया जाता है तो उस गन्ने को लेकर के अलग अलग शोध परिषद की स्थापना की गई है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश का जो पहला गन्ना शोध परिषद होता है उसकी स्थापना कहां पे की गई? तो गन्ना शोध परिषद की जब बात करते हैं तो ये आपके शाहजहांपुर में देख मिलता है। कहां पे? शाहजहांपुर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे प्रदेश का पहला गन्ना शोध परिषद देख मिलता है। हालांकि गन्ना शोध संस्थान की जब बात करें तो गन्ना शोध संस्थान अलग होता है। और इस संस्थान की जब बात करते हैं तो ये कहां पे स्थित है? तो ये आपके राजधानी लखनऊ के अंतर्गत देखने को मिलता है।
साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, गन्ने से ही चीनी आपकी प्राप्त होती है। और यहाँ पे आपका चीनी शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो चीनी शोध संस्थान की जब बात करें तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे, ये आपके कानपुर के अंतर्गत पड़ता है। और चीनी की जब बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी बोला जाता है। तो चीनी के कटोरे की जब बात करते हैं तो चीनी का कटोरा आपके उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चीनी का उत्पादन हमारे प्रदेश की जब बात करते हैं तो चीनी मिल आपको देख मिलती है, चीनी मिल में आपके चीनी का उत्पादन होता है। और पहली बार हमारे प्रदेश के अंदर सन 1903 में क्या किया गया, प्रतापपुर देवरिया में, कहां पे, प्रतापपुर देवरिया की जब बात करते हैं तो वहां पे आपका देश का पहला चीनी मिल भी स्थापित किया गया था। विशेष ध्यान रखिएगा, चीनी के ऊपर आधारित करते हुए आपको गुड़ महोत्सव कई बार सुनने को मिलता है। इस गुड़ महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया, तो ये आपके आप जानते भी हैं हमारे उत्तर प्रदेश का जो राजधानी लखनऊ है उस लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है। गुड़ की अगर बात करते हैं तो गुड़ हमारे एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चयनित किया गया है। कहां कहां से, तो एक तो आपके मुजफ्फरनगर जिले से, कहां से, मुजफ्फरनगर जिले से। एक की अगर बात करते हैं तो आपके सीतापुर जिले से। और इसके अलावा देखा जाए तो एक आपका क्या, एक आपका हो जाता है जो आपका अयोध्या फैजाबाद जिला है यहां से। तो 3 जिलों से आपके गुड़ उत्पाद को क्या किया जाता है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत चयनित भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन मिलों की संख्या कितनी आपकी हो जाती है, तो ये आपको प्रमुख रूप से गन्ना शोध परिषद जो हमारे यहाँ पे है उनकी संख्या 152 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ये जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में तालाब और पोखरों के माध्यम से जो सिंचाई का प्रचलन है वो कहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तालाब और सिंचाई की जब बात करते हैं तो इसके माध्यम से सिंचाई हमारे प्रदेश में कहां पे बड़े स्तर पे होता है, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड, पश्चिमी क्षेत्र या फिर आपके ब्रजमंडल में। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे यहाँ पे सिंचाई कैसे कैसे होती है। तो सिंचाई की जब बात करते हैं तो इसके हमें 4 अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं, 4 माध्यम या फिर 4 प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला होता है नलकूप का माध्यम। ठीक है, नलकूप, नलकूप के बाद दूसरा होता है नहर का, नहर के बाद देखा जाए तो आपका कुआं का, और कुएं के अलावा देखा जाए तो आपका तालाब, और साथ ही साथ अन्य जो माध्यम होते हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। नलकूप की जब बात करते हैं तो नलकूप से हमारे प्रदेश में करीब करीब 74%, नहरों के माध्यम से हमारे यहाँ पे करीब करीब 15%, कुएं के माध्यम से करीब करीब 8.7%, और तालाब की जब बात करते हैं तो 0.5%। तो इस तरीके से हमारे प्रदेश की जो सिंचाई व्यवस्था होती है तो सबसे ज्यादा सिंचाई आपके नलकूप से होती है। किससे, सबसे ज्यादा सिंचाई आपके नलकूप से होती है। और नलकूप की जब बात करते हैं, नलकूप या जिसको हम ट्यूबवेल बोलते हैं, ट्यूबवेल नलकूप की अगर बात करें तो इससे सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सिंचाई माध्यम ना पूछा जा रहा है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये जो तालाब और पोखरे होते हैं, क्योंकि इनकी जब बात करते हैं तो ये ऐसी संरचना होती है जहां पे क्या होता है आपके कहीं ना कहीं कह सकते हो कि मिट्टी वगैरह में खुदाई हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कर पाते हैं, और वहां पे बोरिंग वगैरह करना काफी कठिन होता है। क्योंकि आप भी जानते हैं बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है ऊपरी भाग तो अच्छा है लेकिन नीचे क्या होता है, पूरी तरीके से पठार होता है। तो ऊपर में तो हम खुदाई उदाई कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है नलकूप की अगर बात करें तो नलकूप के लिए जो बोर हेल बनाना होता है वो काफी गहराई में जाता है, तो इस पठार को तोड़ नहीं पाता। तो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में आपके नलकूप की मात्रा कम देखने मिलती है, यहाँ पे अधिक मात्रा में कुआं और तालाब देखने मिलता है। क्यों, क्योंकि पठारी भाग में ऑलरेडी कुछ नेचुरल गड्ढे होते हैं, तो नेचुरल गड्ढे में भी क्या होता है, पानी आपकी इकट्ठा हो गई तो आपके तालाब पोखर के रूप में हो गई, और नहीं तो हम क्या करते हैं ऊपरी भाग को थोड़ा सा छिछला कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो बोरिंग यहाँ पे आसानी से हो नहीं सकता, तो इस कारण से हम क्या करते हैं, यहाँ पे नहरों की खुदाई भी अच्छी तरीके से नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि जमीन उबड़ खाबड़ होता है और पठारी भाग होता है, कंकर पत्थर की मात्रा ज्यादा होती है, तो इस कारण से बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें तालाब और पोखरे से सिंचाई ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से 1998 में एक पहली खनिज नीति आपकी लाई गई थी, और इस खनिज नीति की जब बात करते हैं तो यहाँ पे खनिज को किसका दर्जा दिया गया। इस खनिज नीति की जब बात करते हैं जो सन 1998 में लाई गई हमारे प्रदेश के अंतर्गत, तो यहाँ पे खनिज को किसका दर्जा दिया गया, प्रमुखता से कृषि का, उद्योग का, उपयोग दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। खनिज नीति की जब बात करते हैं जो कि सन 1998 में लाया गया, तो इसको किसका दर्जा दिया गया, खनिज का दर्जा की जब बात करते हैं तो ये किसको दिया गया। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात जब 1998 में लाया गया तो इसका ये लक्ष्य था कि हम क्या करेंगे, खनिज में कहीं ना कहीं उत्पादन को अब बढ़ा करके 5.1% कर देंगे, जो कि पहले क्या था 3% था। ठीक है, पहले जो 3% था उसको बढ़ा करके 5.1% करने की बात की गई ओवरऑल उत्पादन की, और उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बात किया गया कि खनिज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी बात उद्योग का दर्जा देंगे। उद्योग का दर्जा देने से क्या होगा,
जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो इस चीजों में पूरी तरीके से संलग्न होते हैं, वो क्या करेंगे, इसको फंड करेंगे, इसका उत्पादन बढ़ाएंगे और इससे राजस्व वगैरह का क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे बढ़ोतरी होगी। तो खनिज को यहाँ पे उद्योग का दर्जा दिया गया। हालांकि आप भी जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा खनिज नहीं पाई जाती है। एक तरीके से कह सकते हो कि हमारा प्रदेश जो है वो ना तो बिल्कुल खनिज नहीं, मतलब थोड़ी बहुत खनिज पाई जाती है, और ऐसे भी खनिज नहीं पाए जाते जो काफी महंगे होते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हो कि हमारा जो प्रदेश है खनिज के मामले में वो आपका निम्न मध्यम श्रेणी का एक राज्य हो जाता है। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो खनिज के रूप में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान में कुल 12 ऐसे जिले हैं। कौन से? 12 ऐसे जिले हैं जो कि दक्षिणी 12 जिले हैं, जहां पे क्या होता है, कुछ एक मात्रा में आपकी खनिज पाई जाती है। ठीक है, तो दक्षिणी 12 जिलों की जब बात करें तो वहां पे केवल कुछ एक मात्रा में खनिज की प्राप्ति होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम पहली खनिज नीति की बात करते हैं तो इसमें इसको उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस एक वर्ष हरित पट्टी विकास योजना को चालू किया गया? ठीक है, हरित पट्टी विकास योजना। हरित पट्टी विकास योजना का मतलब ये था कि किसी एक क्षेत्र को रिजर्व कर दिया जाएगा। जैसे मान लेते कोई एक क्षेत्र था लखनऊ टाइप का, तो हमने बोला कि लखनऊ के लोकेशन में जितने आपके क्षेत्र होंगे उसको हम आम पट्टी के रूप में रिजर्व करेंगे, क्योंकि लखनऊ में आम का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। प्रयागराज की तरफ गए तो प्रयागराज में हमने बोला ये होगा अमरूद पट्टी के रूप में। इसी तरीके से हम चले गए आपके कुशीनगर में तो उसको बोला केला पट्टी के रूप में। सिद्धार्थनगर में चले गए तो काला नमक चावल पट्टी के रूप में। मतलब एक ऐसे लोकेशन को हमने क्या किया, पट्टी के रूप में रिजर्व किया, जहां पे हम क्या करते हैं, संबंधित उत्पाद को उत्पादित भी करते हैं और उसको और प्रमोट की भी किया जाता है। तो हरित पट्टी विकास योजना की जब बात करते हैं तो सरकार के द्वारा कब चालू किया गया? 2012-13 में, 2020-21 में, 2014-15 में, या फिर आपके 2016-17 में। ठीक है, तो इस हरित पट्टी विकास योजना की जब बात करते हैं तो इसका क्रम किसके रूप में आपको देखने को मिलता है? तो जाहिर सी बात है 2012-13 में क्या किया गया था, इस योजना को चालू किया गया था। ठीक है, इस योजना की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है हरित पट्टी विकास योजना। ठीक है, खास करके जिससे हरियाली भी हो और उत्पादन भी क्या हो, आपका बढ़ता रहे। ठीक है, निम्नलिखित में से दशकीय वृद्धि दर क्या करा है? दशकीय वृद्धि दर की जब बात करते हैं तो भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ठीक है, दशकीय वृद्धि दर की जब बात करते हैं तो इस मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आपको देखने को मिलता है? ठीक है, दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं, सबसे पहली बात तो हमारी जनसंख्या कितनी है। हमारी जनसंख्या आप भी जानते हैं 19,98,12,341 होती है। ठीक है, इस जनसंख्या के स्वरूप देखा जाए तो देश में हमारा रैंक क्या है, तो देश में हम पहला स्थान हासिल करते हैं कुल जनसंख्या के 16.51% भाग को लेकर के। ठीक है, 16.51% भाग को लेकर के हम देश में क्या करते हैं, पहला स्थान हासिल करते हैं। ठीक है, देश में पहला स्थान हासिल करता है 16.51% वैल्यू के साथ में। अब अगर जो देखा जाए तो आप भी जानते हैं, चूंकि 10 साल में क्या होती है, जनगणना आपकी की जाती है। पिछली बार कब हुई थी, तो 2001 में हुई थी। अब की बार जो हुई है वो आपकी 2011 में हुई है। अगली जो होगी वो कब होगी, तो 2021 में होगी। ठीक है, अब इस जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 10 सालों में चूंकि ये जनगणना होती है, तो 10 सालों में जो ग्रोथ रहा, जिसको हम दशकीय वृद्धि के रूप में देखते हैं, तो ये कितना रहा, तो आप भी जानते हैं 22.23% की जब बात करते हैं तो ये हमारे प्रदेश की दशकीय वृद्धि आपको देखने को मिलती है। अब इस दशकीय वृद्धि के अनुसार हमारे प्रदेश का कौन सा स्थान था, तो ये स्थान था आपका 15वां। कौन सा स्थान था? 15वें स्थान की जब बात करते हैं तो ये 15वां स्थान आपके उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से 2017 के आधार पे उत्तर प्रदेश में कुल मतदाताओं की जब बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? किसके अनुसार? 2017 के अनुसार। क्योंकि आप भी जानते हैं जो पिछला हमारा विधानसभा का चुनाव था 2017 में हुआ था, खास करके 17वीं विधानसभा का। 17वीं विधानसभा की जब बात करते हैं तो इसमें आप भी जानते हैं योगी आदित्य नारायण की जब बात करते हैं तो ये प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री बनाए गए, और इस 17वीं विधानसभा में कुल 312 सीटों पर आपके बीजेपी ने चुनाव जीता था और कुल 403 सीटों पर क्या हुआ था, मतदान हुआ था। साथ ही साथ देखा जाए तो इन सीटों में, कुल सीटों में 42 सीटें आपकी महिलाओं ने प्राप्त किया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब हम 403 सीटों की बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि 84 सीटें आपकी क्या हैं, एससी के लिए रिजर्व है, और 2 सीटें क्या होती हैं, आपके एसटी के लिए रिजर्व हैं।
विशेष यहाँ पे ध्यान रखिएगा 17वीं विधानसभा के अंतर्गत जो इसके अध्यक्ष बने थे विधानसभा के, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। क्या नाम होता है? हृदय नारायण दीक्षित की जब बात करते हैं तो ये विधानसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितनी जनसंख्या ने वोटिंग की थी? तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो जनसंख्या है वहां पे लोग जो 18 साल के हो जाते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं, केवल वही वोट कर पाते हैं, 18 से कम वाले नहीं कर पाते हैं। और इस कारण से एक बड़ी जनसंख्या जो बच्चों वाली है वो क्या होती है? इसमें कम हो जाती है। और इस कारण से हमारे प्रदेश की करीब करीब 14.12 करोड़ लोग, कितने? 14.12 करोड़ लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? वोटिंग किया। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के नाम भी नहीं होते हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया, और बच्चों की जब बात करते हैं तो बच्चों थे ऑलरेडी बाहर हो गए। तो इस कारण से 17वीं विधानसभा के अंदर 14 करोड़ 12 लाख 14.12 करोड़ लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे वोटिंग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर देश के अंदर पहली बार जो केंद्रीय कारागार 1844 में स्थापित किया गया, तो वो कहां पे आपका स्थापित किया गया? ठीक है, केंद्रीय कारागार। हालांकि आप भी जानते हैं हमारे प्रदेश में जब कारागारों की बात करते हैं तो 5 केंद्रीय कारागार होते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक नारी बंदी निकेतन होता है। क्या होता है? एक नारी बंदी निकेतन होता है, एक आपका बाल कारागार होता है, और इसके अलावा देखा जाए तो एक आपका क्या होता है? एक आपका जेल प्रशिक्षण केंद्र होता है। क्या? एक आपका जेल प्रशिक्षण केंद्र होता है। 2 आपके उप कारागार होते हैं। कितने? 2 आपके उप कारागार होते हैं। और 62 की जब बात करते हैं तो 62 आपके जिला कारागार हैं। ठीक है, राज्य के संदर्भ में 62 आपके जिला कारागार हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है? 72 अलग अलग क्या हो जाते हैं? कारागारों की संख्या आपको देखने को मिलती है। कितनी? 72 अलग अलग कारागारों की संख्या आपके देखने को मिलती है। सबसे पहले कारागार की जब बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके आगरा के अंतर्गत स्थापित किया गया है। कहाँ पे? आगरा की जब बात करते हैं तो आगरा में आपके प्रदेश का पहला कारागार देखने मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो एक तो आपके बरेली में स्थित है, एक की अगर बात करते हैं तो एक आपका बनारस के अंदर देख मिलता है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक आपके नैनी में देख मिलता है, और इसके अलावा देखा जाए तो एक आपके झांसी में प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, प्रमुखता से बरेली, झांसी, बनारस, नैनी और आगरा, ये 5 जगहों पे क्या है? आपका केंद्रीय कारागार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में सहाबुद्दीन के नाम से एक आपका कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, क्या कर रहा है हमारे प्रदेश में? जब हम कृषि श्रम उत्पादकता की बात करते हैं तो सहाबुद्दीन नहीं होगा, बल्कि वही तो हम चौंक गए कहां से ये नाम आ गया। इतने दिन से तो हम पढ़ा रहे हैं लेकिन ऐसा नाम तो कभी ना पढ़ा कि सहाबुद्दीन के नाम से कोई कृषि उत्पादकता क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे जो बिंदु होना चाहिए वो होना चाहिए सर्वाधिक। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कह रहा है कि कृषि श्रम के संदर्भ में सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र कौन सा है? देखा जाए तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश या फिर उत्तरी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पे क्या होता है? कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आपके बड़ी मात्रा में एक तरीके से कह सकते हो कृषि श्रम उत्पादकता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कृषि श्रम उत्पादकता, इसको लेकर के हमने कई बार आपके तथ्य को यहाँ पे इंगित किया है कि हमारा 2 भागों को लेकर के कंफ्यूजन होता है, एक तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूंकि जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है, और हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे मान ले हमारा खेत है, 1 बीघा खेत है हमारे गाँव पे, और उस खेत में हम अगर जो खेती करते हैं, संयोग से मान लेते हैं 5 क्विंटल क्या होता है आपका गेहूं उत्पादित होता है। हम अकेले हमने खेत पे काम किया तो 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ। संयोग से उसी खेत पर हमारे पिताजी भी हैं, हमारे चाचा भी हैं, हमारे भाई भी हैं और 1-2 लोग हैं। अब सभी लोग मिलकर के अगर जो खेती करेंगे तब भी उत्पादकता कितनी होगी? तब भी उत्पादन खेत में 5 ही क्विंटल होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि भैया 5-5 लोग मिलकर करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा। उत्पादन तो वही रहेगा, उत्पादन में तो बढ़ोतरी होगी नहीं, लेकिन हाँ, संख्या हो जाने के कारण जब ओवरऑल अगर जो हम अकेले खेती करते तो हम 5 क्विंटल के मालिक होते, लेकिन अब क्या हो गया? 4-5 लोग जब हो गए तो 5 लोगों में डिवाइड होगा, तो इसका मतलब उत्पादकता क्या हो जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो हमारे पूर्वांचल में क्या होता है? पूर्वांचल में जनसंख्या की बसावट सबसे ज्यादा है, नो डाउट खेती में उत्पादकता ज्यादा होती है, लेकिन जनसंख्या ज्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे उत्पादकता कम हो जाती है। क्या होती है? उत्पादकता कम हो जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि श्रम गहनता अधिक होती है। क्या होती है? श्रम गहनता की जब बात करें तो श्रम गहनता अधिक होती है। कैसे? तो हमने भी काम किया, हमारे पापा ने भी काम किया, हमारे चाचा ने भी, हमारे भाइयों ने भी, तो इस तरीके से श्रम गहनता मतलब लोगों की संख्या यहाँ पे ज्यादा होती है, लेकिन उत्पादकता कम हो जाती है एवरेज के रूप में। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे आप भी जानते हैं लोग क्या होते हैं?
बड़े बड़े जोतों के मालिक होते हैं, 3 किल्ला, 5 किल्ला, 20 किल्ला, 25 किल्ला इस टाइप के। और यहाँ के किसानों की जब बात करें तो सबसे बड़ी बात जनसंख्या कम है, और जनसंख्या कम होने के साथ ही साथ यहाँ पे जोत जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। और इस जोत में चूंकि ये लोग क्या करते हैं, मशीनरी वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे उत्पादकता भी क्या होती है, अधिक हो जाती है। तो इस कारण से यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे कृषि की उत्पादकता सबसे ज्यादा होती है। कृषि की उत्पादकता, क्योंकि मशीनरी का प्रयोग किया, लोगों की संख्या कम है, तो इस कारण से उत्पादकता कम हो गई और जनसंख्या का दबाव भी कम होता है। तो इस कारण से जैसे वहां पे हमने श्रम गहनता अधिक देखा था, यहाँ पे श्रम गहनता क्या हो जाती है, श्रम गहनता कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लोग खेतों पे नहीं जाते हैं, ऐसे कहते हैं है हो खटवा जोत देवा होते नहीं, अरे किनारवा मार दे, किनारवा हर बच्चे लेके जावा किनारवा से ऐसे काट देवा। तो इस तरीके से दांत में कूड़ा फंसाए हुए और उसके बाद पूरी खेती करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये खेतों पे नहीं काम करने जाते। ऐसा नहीं है इनको करने का मन ना होता, इनके यहाँ पे मशीनें होती हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर हो गए, इवन आपने हार्वेस्टर वगैरह देखा होगा जिससे मड़ाई वगैरह करने का पूरा जो कार्यवाही होता है, तो ये लोग मशीनरी को ज्यादा प्रमोट करते हैं। इवन हमारे यहाँ पे सिंचाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मतलब आपने देखा होगा एक लकड़ी का बना हुआ आइटम होता है जिसको हाथा बोला जाता है, जहाँ पे ऊंचाई ऊंचाई पे पानी पहुंचाना होता है, ठीक है। ढेकुली उकुली की जब बात करते हैं तो उसका प्रयोग किया जाता है। ये पूर्वांचल में, क्योंकि वहां पे लोगों की संख्या है, क्या करेंगे खाली बैठ के, चलो पानी ही चलाते हैं, ठीक है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो यहाँ पे नहरों की जाल है, बड़े बड़े पंप हैं, ऐसे गए मोटर चालू किया, भर रही है पूरी खेत, सिंचाई हो रही है। तो यहाँ पे मशीनरी का प्रयोग बड़े स्तर पे किया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे श्रम गहनता कम होती है, उत्पादन यहाँ पे ज्यादा होता है। जबकि वहां पे अगर देखा जाए तो वहां पे उत्पादक कम होता है, श्रम गहनता ज्यादा होती है। तो कह रहा है कि श्रम उत्पादकता को लेकर के, उत्पादकता, ठीक है, क्या कह रहा है, उत्पादकता को लेकर के कौन सा क्षेत्र सबसे बलिष्ठ है, तो आपका यही आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बेतवा और यमुना नदी, क्या कह रहा है, बेतवा और यमुना नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्थित है। बेतवा और यमुना नदी के संगम पर कौन सा जिला आपको देख मिलता है, बनारस, बांदा, हमीरपुर या फिर आपका गोरखपुर, ठीक है। बेतवा और यमुना नदी का संगम, क्योंकि आप भी जानते हैं यमुना जो नदी है वो इस तरीके से आपकी बहती है, और इसकी अगर बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे जो हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, इसके बीच में एक फिजिकल बॉर्डर का भी स्वरूप बनाती है। और इसके क्रम में देखा जाए तो ये लगभग लगभग आपका जो बुंदेलखंड का क्षेत्र होता है उसके लगभग में ये नदी आपकी बहती चली जाती है। हालांकि आगे जाके इसका मिलन जो होता है वो आपके प्रयागराज में खुद गंगा नदी से हो जाता है। तो गंगा नदी में जाने के बाद ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, लेकिन बीच में ही क्या होती है, इसके बीच बीच में कई सारी छोटी मोटी नदियां मिलती हैं, जिसमें एक नदी है बेतवा, ठीक है। तो इस बेतवा नदी की जब बात करते हैं तो ये बेतवा नदी कहाँ पे आके मिलती है, ठीक है। बेतवा नदी की जब बात करते हैं तो बेतवा नदी इसमें कहाँ पे आके मिलती है। अब एक चीज बताइएगा, अगर जो आपको एक बिंदु पता होता तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, मतलब इसका पोस्टमार्टम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बनारस की जब बात करते हैं तो बनारस तो यहाँ पे पड़ता है, इसका मतलब इसका कोई संबंध नहीं रहा। गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर यहाँ पे है, इसका भी कोई संबंध नहीं रहा। अब दो लोकेशन बचे, एक बचा आपका बांदा और एक बचा आपका हमीरपुर। तो यहाँ पे दो लोकेशन आपके पड़ते हैं, 50-50 का गेम खेलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो आपको मिलता है हमीरपुर। क्योंकि हमने बताया भी था कि बेतवा नदी क्या करती है, हमारे यहाँ पे इसी हमीरपुर में प्रवेश करती है और साथ ही साथ क्या करती है, हमीरपुर में ये अपने आप को मिला लेती है, ठीक है। हमीरपुर में क्या करती है, अपने आप को यमुना से मिला लेती है। खासा ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी के ऊपर खास ललितपुर और झांसी में कई सारे आपके ब्यांत परियोजना वगैरह भी स्थापित की गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण परियोजना क्या है, केन बेतवा लिंक का। क्या होता है, केन बेतवा लिंक परियोजना की जब बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना हमारे यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना होती है। क्यों? क्योंकि ये एक पहली नदी जोड़ो परियोजना है, देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत इसको आपको देखने को मिलता है, ठीक है। देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना के संदर्भ में अगर देखा जाए तो देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना आपके केन बेतवा लिंक परियोजना से देख मिलती है, जहाँ पे केन नदी जो मध्य प्रदेश की नदी है, बेतवा नदी जो उत्तर प्रदेश की नदी है, दोनों में क्या होगा, पानी भेजा जाएगा। केन नदी का पानी जो एक्सेस होगा उसको क्या किया जाएगा, आपके बेतवा नदी में भेजा जाएगा, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक्सप्रेस बसों का संचालन जो आपको देखने मिलता है वो किस एक वर्ष से देखने को मिलता है, ठीक है। एक्सप्रेस बस सेवा, एक्सप्रेस की जब बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा, एक्सप्रेस इन द सेंस की जो बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करती है और काफी तेजी से ये गति करती हैं।
अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये 1972, 1992, 1993, 2014 में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस बस सेवा कब आपकी चालू की गई? हालांकि आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे पहली बार जो बस सेवा चालू की गई थी वो सन 1947 में की गई थी और वो थी आपके बाराबंकी से लखनऊ। कहाँ से? बाराबंकी से लखनऊ पहली बार ये बस सेवा आपकी चालू की गई थी। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे यहाँ पे महानगरों में बस सेवा, तो महानगर की जब बात करते हैं तो महानगरों में बस सेवा आपके कहाँ पे? तो पहली बार आपके कानपुर में चालू की गई थी। पहली बार अगर देखा जाए तो शताब्दी बस सेवा कहाँ चालू की गई? तो शताब्दी बस सेवा आपके लखनऊ से कनेक्ट की गई थी। कहाँ के लिए? आपके गोरखपुर के लिए। कहाँ से? गोरखपुर को खास करके लखनऊ से कनेक्ट करने के लिए इसका संचालन किया गया। एक्सप्रेस बस सेवा की जब बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा बाईपास सेवा, जो बड़ी तेजी से हाईवे पे चलती जाती है, क्योंकि रोडवेज बसों की जो कमाल थी वो ये था कि जब शहरों में जाती तो उस अड्डे पे आधा घंटा 15 मिनट रुकती थी, तो इस कारण से डिले होता था। तो समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है और जाहिर सी बात है समय आपको दोबारा नहीं मिलता है। आपके लाइफ की बात करी जाए तो आपको बहुत सारी चीजें बाद में मिल जाएंगी लेकिन समय नहीं मिलेगा। तो इस समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको कहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी वाली शिक्षा मिल रही है, आप उसका ग्रहण करें, केवल किसी के पक्षपात में ना रहें, ठीक है। तो इस कारण से कह रहा है कि समय की जब बात करते हैं तो समय सबके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब ये जो बस यात्री होते हैं इनका भी समय इंपॉर्टेंट है, तो इनके समय को बचाने के लिए ये आपकी एक्सप्रेस बस सेवा का संचालन किया गया, जो बड़े बड़े शहरों के क्या होती थी, शहरों के अंदर जाके रुकती नहीं थी, केवल शहरों के बाहर आपको उतार करके फिर अगले शहर के लिए रवाना हो जाती थी। तो 1993 में इसको चालू किया गया था, ठीक है। मुगल चित्रकला की जब बात करते हैं तो इस शैली की नींव किसके द्वारा रखी गई? हमने कई बार चर्चा किया कि हमारे यहाँ पे कई प्रकार की शैली होती है। जैसे मथुरा शैली की अगर बात करते हैं तो मथुरा शैली में आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपने सुना होगा, आपने बड़े स्तर पे सुना होगा कौन सी? लखनऊ शैली का नाम। तो लखनऊ शैली में क्या बना है? ये आपका इमामबाड़े की जब बात करते हैं तो इमामबाड़ा बना है। इसके अलावा देखा जाए तो आपने नागर शैली का नाम सुना होगा, जो खास करके हमारे यहाँ पे मंदिरों के अंतर्गत काफी प्रचलित था और जिसमें दशावतार मंदिर की जब बात करते हैं तो दशावतार मंदिर प्रमुख रूप से आपका बनाया गया है, जो कि भारत का पहला मंदिर भी आपको देखने मिलता है। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे आपने मंदिर कला के अंतर्गत ही जैसे शैली की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे फारसी शैली, क्या बोलते हैं? ईरानी शैली, क्या बोलते हैं? ईरानी और फारसी की जब बात करते हैं तो इनकी शैली आपको देखने मिलती है और इस शैली में हमारे यहाँ पे कई सारी चीजें आपकी मुगल काल में बनाई गई हैं। सबसे प्रमुख अगर देखा जाए तो आपकी पित्तदुरा शैली की जब बात करते हैं तो पित्तदुरा शैली में आपका ताजमहल प्रमुख रूप से बनाया गया है। और इसके अलावा देखा जाए तो मुगल शैली, और मुगल शैली का जो पर्याय था वो कहीं न कहीं कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे जब इमारतों की बात करते हैं जहाँ पे गुम्बद वगैरह बनना चालू हुआ, उसकी अगर बात करते हैं तो ये इस शैली का प्रमुख तरह से क्या होता है? चिन्ह होता है। लेकिन यहाँ पे मुगल शैली में चित्रकला की बात की जा रही है, ठीक है? चित्रकला की बात की जा रही है, तो ये चित्रकला शैली किसके समय में आपको देखने मिलती है? अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर आपके हुमायूं के काल में। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं की जब बात करते हैं तो हुमायूं ने क्या किया था? इस परंपरा की नींव रखी थी। क्या किया था? हुमायूं की जब बात करते हैं तो हुमायूं ने इसके परंपरा की नींव रखी थी। हालांकि इसके बाद इसके बेटे की जब बात करते हैं तो इसके बेटे ने खास करके जब जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर के काल में इसको हम स्वर्ण काल की भी संज्ञा देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जो जहांगीर होता था वो किसी भी कलाकार की पेंटिंग को देख करके पहचानता था और ये बता सकता था कि इस पार्ट को किस एक कलाकार के द्वारा बनाया गया है। जैसा विभेद किया जाता है कि चिड़िया की आंख और चिड़िया के टोंच की जब बात करते हैं तो इन दोनों में भी अंतर करने की क्षमता जहांगीर के पास थी और इस समय काल में काफी चित्रकार थे, तो इस कारण से इसको हम स्वर्ण काल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जिले में छड़ी मार, क्या है? छड़ी मार होलिका उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। छड़ी मार को अगर देखा जाए तो लिखने वाले ने भी क्या लिख डाला? खास करके ये हो जाएगा लठमार, ठीक है। लठमार, छड़ी मार आप समझेंगे कि छड़ी मारी जा रही है। लठमार की जब बात करते हैं तो लठमार आपका जो होली होता है वो प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है? आजकल तो आने वाले समय में अब होली का त्योहार भी है, तो होली के त्योहार में खास करके जोगी जी धीरे धीरे इसकी अगर बात करते हैं तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? मथुरा, कन्नौज, अयोध्या या फिर आपके उपरोक्त सभी में। तो छड़ी मार होली बिल्कुल सामान्य सी बात है। मथुरा में आपकी लठमार होली की जब बात करते हैं खास करके बरसाना लोकेशन में, तो आपने सुना भी है कि राधा रानी और भगवान कृष्ण को याद करते हुए या आपके बरसाना में लठमार होली हो, चाहे आपके गुलालों वाली होली हो या आपके यहीं पे आपके फूलों वाली होली हो या यहीं पे आप कह सकते हो कि रंगों वाली होली हो, तो अलग-अलग होली के प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाँ, इसी तरीके से और ध्यान रखिएगा, जैसे लठमार होली होती है, उसी तरीके से आपकी क्या होती है? एक नृत्य होती है दीवारी नृत्य, और
और दीवारी नृत्य की जब बात करते हैं तो ये कहाँ से संबंधित है, ये आपके चित्रकूट में संबंधित होता है। तो जैसे लठमार होली होती है, उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ के महिला पुरुष के द्वारा मोर पंखों से बनाया हुआ, किससे, मोर पंख से बनाया हुआ जो आपका एक डंडा होता है, उससे क्या किया जाता है, इनको पीटा जाता है। ठीक है, तो दीवारी नृत्य की जब बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से आपके चित्रकूट में दीपावली के समय पे आयोजित किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से पर्यटन के संदर्भ में क्या करा है, पर्यटन के संदर्भ में जो लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण की जब बात करते हैं तो उसका एक संस्थान माननीय काशीराम पर्यटन संस्थान कहाँ पे आपका स्थित है, लखनऊ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में या फिर आपके महाराजगंज में। किसको लेकर के, पर्यटन को लेकर के। जैसे मान लो हम ताजमहल में गए और ताजमहल में कोई विदेशी व्यक्ति आया तो हमने कहा हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम, आई एम चलिंग एंड दिखाइंग यू ताजमहल। ये ताजमहल दैट्स मुगल काल की संरचना और इट्स काल प्रेमी, दैट्स मीन अपनी प्रेमिका के लिए बनाइंग एक ताबूत और उसको गिफ्ट करिंग, दैट इज संगमरमर। संगमरमर इज व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर के संगमरमर में रंगीन रंगीन पत्थर लगाई और दैट्स काल विश्व लेवल का सबसे बड़ा संरचना जय ज ज ज जिसको एट लिट हमने कहा किया कि जो विरासत सूची होती है उसमें सम्मिलित कर रखा, मतलब इसे कुल बकैती काटते रहते हैं जो पर्यटन वाले होते हैं। ठीक है, ऐसे तो बताते हैं और का कोई नई चीज थोड़ी ना बता देते हैं। ताजमहल है, ताजमहल के बारे में बता दिया, लेकिन ऐसा बताएंगे बढ़ा चढ़ा के, मतलब ताजमहल ऐसा दिख रहा है। ठीक है, खैर अगर जो इसकी बात करते हैं तो पर्यटन से संबंधित जो आपका एक पर्यटन संस्थान शिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे आपको देख मिलता है, तो ये काशीराम के नाम से देख मिलता है। काशीराम के नाम से ये प्रमुख रूप से क्या होता है, ये संगठन आपको देख मिलता है। तो कहाँ पे स्थित है, ये आपके लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे, लखनऊ की जब बात करते हैं तो लखनऊ में ये आपका प्रमुख रूप से प्रशिक्षण संस्थान आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप अगर जो आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जो क्लासेस की पीडीएफ होती है, करंट अफेयर होती हैं, डेली क्विज होता है या फिर लाइव क्लास हो, मॉक टेस्ट हो या बुक हो, इन सारी चीज़ों को क्या होता है यहाँ पे आपके प्रोवाइड किया जाता है। तो आज भी जा करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि आपके सारे पीडीएफ की समस्याएं यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे आपको टेक्सटाइल के संदर्भ में एक आपका टेक्सटाइल पार्क देखने को मिलता है, बनारस, प्रयागराज, नोएडा या फिर आपके लखनऊ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल मतलब आप भी जानते हैं जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे कपड़ों की, ठीक है, तो कपड़ों के रूप में आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो कपड़े होते हैं दो प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो आपके हाथों से बनाया जाता है जिसको हम हथकरघा बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मशीनों से बनाया जाता है जिसको हम पावर लूम की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो हथकरघा और पावर लूम ये दो अलग अलग कैटेगरी के आपके स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो टेक्सटाइल की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जो बड़े स्तर पे कपड़े बनाए जाते हैं, तो कपड़े को लेकर के जो आपका एक संस्थान या केंद्र आप समझ सकते हैं, अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना कहाँ पे की गई है। ठीक है, तो टेक्सटाइल पार्क बड़े स्तर पे ध्यान रखिएगा जहाँ पे ज्यादा मात्रा में कपड़े आपके बनाए जाएंगे। अगर उसकी बात करते हैं तो वो कहाँ पे देख मिलता है, तो आपके बनारस के अंतर्गत देख मिलता है। कहाँ पे, बनारस की जब बात करते हैं तो बनारस में आपका टेक्सटाइल पार्क प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस एक स्थान पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर फॉर वुड ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्थापित किया गया है। ठीक है, सीधी सी बात की जाए तो वुड, वुड मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी से संबंधित जो आपकी एक ट्रेनिंग सेंटर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया वो कहाँ पे, तो आपके बरेली में या फिर लाल बरेली में या फिर आपके लखनऊ में या फिर आपके प्रयागराज में। ठीक है, तो कहाँ पे ये प्रमुख रूप से क्या है, एक आपका सेंट्रल वुड ट्रेनिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेंट्रल वुड ट्रेनिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे लकड़ी से संबंधित चीजें बनाई जाएंगी वहीं पर ये आपका सेंटर होगा। तो लकड़ी से संबंधित आपने सुना होगा बेत की छड़ी और साथ ही साथ लकड़ी के फर्नीचर, अगर जो इसकी बात करें तो ये हमारे यहाँ पे कहाँ पे बनाया जाता है, ये हमारे यहाँ पे सुरमा नगरी बरेली की जब बात करते हैं तो सुरमा नगरी बरेली के अंतर्गत आपको देखने मिलता है। ठीक है, सुरमा नगरी बरेली की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने मिलता है। और इसी बरेली में आपने सुना था झुमका चौक का नाम, किसका, झुमका चौक की जब बात करते हैं तो झुमका चौक यहीं पर आपका स्थित है। ध्यान रखिएगा, हमारी इसी बरेली के अंतर्गत ही हमने कई बार चर्चा किया था कि एक जगह पड़ता है आपका आंवला, और आंवला की जब बात करते हैं तो आंवला में क्या होता है, फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाता है। और फर्टिलाइजर की जब बात करते हैं तो ये इफ्को संस्थान के द्वारा होता है। तो इफ्को की जब बात करते हैं तो इफ्को के द्वारा क्या किया गया, यहाँ हमारे प्रदेश में अब तक का कह सकते हो कि सबसे बड़ा सौर संयंत्र लगाया गया। ठीक है, हालांकि प्रदेश का जो सबसे बड़ा सौर संयंत्र है वो तो झांसी में लग रहा है 600 मेगावाट का, लेकिन इफ्को संस्थान के द्वारा जो सोलर सेंटर लगाया गया वो कहाँ पे, तो वो आपका लगाया गया आंवला के अंतर्गत। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक वंश काल में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में संस्कृत भाषा और स्थापत्य कला और ब्राह्मण धर्म का
पुनरुत्थान देखने को मिलता है। सीधी सी अगर बात करें तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन सा ऐसा काल है जिस काल में संस्कृत भाषा, पुराने समय की जब बात करते हैं प्राचीन भाषा और स्थापत्य कला, स्थापत्य मतलब जो आपके मोनुमेंट बनाने वगैरह की बात की गई, और ब्राह्मण धर्म की जब बात करते हैं तो ब्राह्मण धर्म भी क्या हुआ इस समय काल में काफी अपने चरम अवस्था में पहुंचा। तो ये मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश या फिर शुंग वंश या फिर कुषाण वंश, तो किस वंश के अंतर्गत ये आपको देखने मिलता है। और इसके बारे में काफी चर्चा भी मिलती है। एक राजा था पुष्यमित्र शुंग करके, क्या नाम था, पुष्यमित्र शुंग की जब बात करते हैं तो इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि इसने अयोध्या में क्या किया था, अयोध्या में 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। क्या किया था, अयोध्या के अंतर्गत 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। पुष्यमित्र शुंग नाम था। तो शुंग वंश की जब बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि पहली बार कोई एक ब्राह्मण वंश क्या किया था, ब्राह्मण वंश हमारे यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, तो पहली बार कोई ब्राह्मण वंश जो शासन परंपरा में आपको मिलता है वो आपका शुंग वंश होता है, जिसके क्रम में पुण्यमित्र शुंग की बात करते हैं, जो अयोध्या में 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। ऐसी परिकल्पना हमें देखने को मिलती है। तो इनके द्वारा कई सारे आपके लोकेशन में कई सारी चीजें बनवाई गई। ब्राह्मण धर्म, चूंकि ये खुद कह सकते हो कि ब्राह्मण धर्म के संस्थापक थे, और साथ ही साथ संस्कृत भाषा जो उस समय की आदिकाल की भाषा थी उसको भी इन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से हमारी यहाँ पे पर्यटन संबंधित ये जो पेइंग गेस्ट योजना होती है, तो इस पेइंग गेस्ट योजना को कब से चालू किया जा रहा है, 2008 से, 1994 से, 1983 से या फिर 1986 से। ठीक है, तो पेइंग गेस्ट योजना होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हम ही थे, खलिहर बैठे थे दिल्ली में, और तब तक ये बात हुई कि चलो यार चलते हैं कि गोवा वाले बीच पे तो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है और पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा, तो ऐसा करते हैं चलते हैं हम चूखा बीच पे। और चूखा बीच कहाँ पड़ता है, याद होना चाहिए आपको, चूखा बीच आपके पीलीभीत में पड़ता है। तुमने चलो भाई 2-3 लोगों ने प्लान बनाया और निकल बड़े पीलीभीत के लिए, क्योंकि 4-6 घंटे का रास्ता है। पहुंच गए पीलीभीत, चूखा बीच पे मजे काट रहे थे। तब तक क्या हो गया, शाम हो गया। अब ये हुआ आज तो दिल्ली जा नहीं पाएंगे, यहीं पर रुक जाते हैं, अगले दिन में निकलेंगे फिर और थोड़ा सा घूम टहल के, क्योंकि पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी हमने देखना था कि आखिर जब इसको T+2 पुरस्कार दिया गया तो किस बात का दिया गया, क्या यहाँ पे वास्तविक में बाघों को संख्या देखने मिलती है कि ना होती है। तो ये बात बनी, और चूंकि अब लोकेशन की जब बात करते हैं तो पीलीभीत लोकल लोकेशन है, तो वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि बड़े बड़े होटल हों, या फिर हमने चूंकि रुकने का प्लान बनाया हो तो हम अपने उस हिसाब की व्यवस्था के हिसाब से गए हों, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो अब हमें रुकना था, तो रुकेंगे कहाँ पे, अब घूम टहल के तो बिताएंगे नहीं, नहीं पता चलेगा कि बाघों की संख्या दूनी हो चुकी है, समझ सकते हो। आहार के रूप में हमें मिल जाए 2-3 लोगों के रूप में, तो हमें सुरक्षित भी रहना है, और सुरक्षित रखने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी लोकल बस मतलब किसी लोकल व्यक्ति से संपर्क करना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा, वो अपने यहाँ पे रखेगा। अब ऐसा तो है ना कि हमारे पुराने डिवीजन में वो आता है, दूर के ममऊ की जब बात करते हैं तो उनका ननिहाल वहाँ पे पड़ता था। उन्होंने कहा अरे भैया कहाँ दिल्ली से बड़े दिन पे आए हो, चलो तोरे खत्ते तो भौजाई पूरा खाना वाना बनाए हैं। ऐसा तो है ना, कोई भी अपने घर में रखेगा तो उसे क्या जरूरत होगी, पैसे की। तो सरकार ने इस स्कीम को निकाला था कि आप जाइए किसी के घर पे जाइए, रुकिए, उसे पैसा दीजिए और उसकी भी क्या होगी, इनकम होगी, और आपको भी क्या होगा, एक सुरक्षित आवास उपलब्ध होगा। तो इस कारण से पेइंग गेस्ट योजना हमारे यहाँ पे प्रमुख रूप से चालू की गई। ठीक है, और इस पेइंग गेस्ट योजना की जब बात करते हैं तो ये हमारे यहाँ पे कब आपकी चालू की गई थी, तो ये ध्यान रखिएगा सन 1994 से इसको चालू किया गया था। कब से, सन 1994 की जब बात करें तो इस टाइम से इस पेइंग गेस्ट योजना को चालू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा क्या है, देश का अब तक का सबसे लंबा जो एक आंतरिक जलमार्ग है वो आपको देखने को मिलता है, जिसको हम नेशनल वाटर हाईवेज की संज्ञा नाम देते हैं। तो आप भी जानते हैं ये अब तक का सबसे बड़ा हाईवे है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर, और ये आपके प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक फैला हुआ है। कहां से, प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक फैला हुआ है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये है नेशनल वाटर संख्या 1। क्या होता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की जब बात करते हैं, जो कि आपके गंगा नदी के ऊपर आधारित है। तो गंगा नदी के ऊपर आधारित करता हुआ आपके प्रदेश का और साथ ही साथ देश का अब तक का सबसे लंबा क्या है, एक्सप्रेसवे मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 देख मिलती है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसी के ऊपर ध्यान रखिएगा, मल्टी मॉडल टर्मिनल भी बनाया गया है। कहां पे, ये बनाया गया आपके बनारस में। कहां पे, बनारस की जब बात करते हैं तो बनारस में एक आपका मल्टी मॉडल टर्मिनल भी इसके ऊपर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पुनः कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला बांसुरी उत्पादन के लिए काफी फेमस है। ठीक है, बांसुरी उत्पादन की जब बात करते हैं तो बांसुरी उत्पादन के लिए कौन सा जिला काफी फेमस होता है, मथुरा, प्रतापगढ़, पीलीभीत या फिर प्रयागराज। बांसुरी की अगर बात करते हैं तो हमारा भी कभी कभी मन करता है
कि बांसुरी बजाई जाए, बहुत अच्छा लगता है इसका धुन। हालांकि बचपन में हमने ट्राई किया था, वो मेले में जो मिलती ना है 10-20 रुपए वाली बांसुरी, लेकिन उससे धुन ना निकल पा रही थी और इवन अपने अंदर उतनी एनर्जी भी ना थी। लेकिन प्रॉपर अगर जो किसी का बांसुरी का धुन सुने ना, मतलब मंत्रमुग्ध कर देता है एक तरीके से। तभी हम सोचते हैं कि मतलब एक इस समय की फ्लूट वाली धुन बहुत तेजी से चलती है, राधा कृष्ण सीरियल वाला। आपने देखा भी होगा कि जब सीरियल चालू होता है तो उस टाइम पे इसकी धुन बहुत अच्छी लगती है, मतलब एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन होती है। कायदे से अगर जो बजाता होगा वो कितना खुश होता होगा उसकी तो हम संकल्पना नहीं कर सकते हैं। हमने तो सुन करके मतलब इसको महसूस किया है। तो बांसुरी उत्पादन के लिए कौन सा जिला काफी फेमस है? अगर इसकी बात करते हैं तो आप भी जानते हैं, यही आपका पीलीभीत। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमने बताया था कि बांसुरी चौक भी आपका स्थापित किया गया, ठीक है। तो पीलीभीत की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका बांसुरी चौक स्थापित किया गया। जाएंगे कभी तो यहाँ से अच्छी क्वालिटी वाली बांसुरी लेकर के आएंगे। तो बांसुरी विशेष ध्यान रखिएगा आपके पीलीभीत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये जो राज्य सूचना आयोग है, इसका गठन किस एक वर्ष किया गया है? राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग मतलब आप भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जब आरटीआई वगैरह का नाम लिया जाता है, किसी विषय पे हमें कोई सूचना प्राप्त करनी होती है, तो सूचना को हम कैसे किसी से प्राप्त करेंगे, और इस कारण से हमारे यहाँ पे क्या किया गया, स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर खास करके एक कमीशन की स्थापना की गई, और जिसके संदर्भ में ये था कि हमें राज्य की जो विभिन्न गतिविधियां हैं उसके बारे में जो सूचनाएं हों, ये यथा उचित सूचना हमें प्राप्त हों। तो इसको लेकर के ये जो आपका एक आयोग गठित किया गया वो आपको देख मिलता है 2002, 2005, 2004 या फिर 2013 में, ठीक है। तो इसकी जब बात करते हैं तो इस राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब प्रमुख रूप से किया गया, तो ये आपका स्थापित किया गया सन 2005 में। कब? सन 2005 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया, राज्य के विभिन्न प्रकार के जानकारियों को साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में एससी और एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या क्या है, ठीक है। आरक्षित लोकसभा सीटों की जब बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी आपकी हो जाती है, 12, 86, 84 या फिर आपके 17। किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात की जा रही है। एससी और एसटी के लिए लोकसभा सीटें, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट हमें लगता है गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जो सीटें हैं, लोकसभा में पहली बात तो एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, केवल केवल एससी के लिए है 17 सीट, ठीक है। तो 17 सीट की जब बात करते हैं तो ये लोकसभा के लिए है। ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो केवल केवल क्या होगा, 17 सीट आपके एससी के लिए है, एसटी के लिए बिल्कुल नहीं है। हाँ, विधानसभा की अगर बात करते हैं तो विधानसभा में हमारे यहाँ पे सीटें रिजर्व हैं, कितनी? 86 सीटें, और इन 86 सीटों में भी 84 सीटें आपकी एससी के लिए और 2 सीटें आपकी एससी के लिए हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन के अलग अलग पड़ाव आपको देख मिलते हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को कहीं पे रिजर्वेशन नहीं प्राप्त है। हाँ, 1/3 की जब बात करते हैं तो ये हमारे पंचायती राज में प्राप्त है। कहाँ पे? पंचायती राज की जब बात करते हैं तो उसमें 1/3 प्राप्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किस एक वर्ष जानवरों में पदस्थ क्या कहता है, पदस्थ रोग और कहीं न कहीं कह सकते हो फुट एंड माउथ रोग समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। पदस्थ रोग मतलब कह सकते हो कि जो आपका एक तरीके से आपने खुरपका नाम सुना होगा, तो खुरपका की बात करते हैं तो खुरपका, और साथ ही साथ आपने एक नाम सुना होगा मुंहपका। तो सरकार का ये लक्ष्य है कि इस बीमारी को समाप्त करने के लिए, खुरपका और मुंहपका को समाप्त करने के लिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी मथुरा में गए थे तो यहाँ से देश लेवल का एक तरीके से कह सकते हो राष्ट्रव्यापी एक टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू किया था, जिससे कि जिन जानवरों में ये बीमारियां होती हैं उसके लिए टीका लगा दिया जाए तो इनको ये बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन अब सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले आने वाले दिनों तक हम इस बीमारी को क्या करेंगे, जड़ से ही समाप्त करेंगे। तो ये आखिर किस एक वर्ष तक, ठीक है, किस एक वर्ष तक इस बीमारी को खत्म करने का पूरा पूरा लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है 2030 तक। कब तक? 2030 की जब बात करते हैं तो 2030 तक हमें इस बीमारी को पूरी तरीके से समाप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। क्या करा है? पंचायती राज दिवस की जब बात करते हैं तो ये प्रमुख रूप से कब बनाया जाता है? 1948 से 1949, 1950, 1959। पंचायती राज की जब बात करते हैं तो पहला ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे पंचायती राज कब बनाया गया और विशेष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इसको भी आपको बताना है कि पंचायती राज दिवस कब होता है। पंचायतों को लेकर के देखा जाए तो कौन सा अनुच्छेद आपके संविधान में बताया गया है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके रूप में हुआ था, और अगर जिसकी बात करते हैं तो इसके जनक कौन थे, जनक, और इनके शिल्पी की जब बात करते हैं तो ये कौन होते हैं। और खास करके देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पंचायती राज को लेकर के जब हम बात करते हैं तो आपके उत्तर प्रदेश को कहीं न कहीं ई पंचायत पुरस्कार की जब बात करते हैं तो ई पंचायत पुरस्कार में
कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा कि आपको क्लास में क्या नई चीजें सीखने को मिली या फिर कौन सी नई चीज सीखने की दरकार है। ठीक है, बाकी सारी चीजों को देखने के लिए आप टेस्ट वाले ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे विभिन्न प्रकार के आपके एग्जामों का टेस्ट, साथ ही साथ यहीं पे देखा जाए तो परचम बैच जो कि 50% डिस्काउंट के साथ आपके साथ अवेलेबल है। और अगर जो लेखपाल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए 5 बुक का सेट आपके साथ अवेलेबल है। बाकी इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी को धार देने के लिए या आपकी जो अलग अलग क्लासेज होती हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो। बाकी आज का सेशन कैसा लगा इसे जरूर से जरूर कमेंट में बताइएगा और साथ ही साथ जो क्वेश्चन दिए उनका भी जवाब करने की एक छोटा सा प्रयास करिएगा। और मिलते हैं फिर अगले दिवस में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर।